नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की तीसरी रैली दिल्ली में है, रामलीला मैदान में। उसी रामलीला मैदान में जहां पर कभी 1975-76 में जयप्रकाश नारायण ने आवाज दिया था, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। उसी रामलीला मैदान में जहां सालों से रावण दहन होता आया है, कल भी रावण दहन होगा। रावण दहन प्रतीक होगा मोदी सत्ता का दहन। रावण दहन प्रतीक होगा मोदी की आसुरी शक्तियों का दमन। रावण दहन का प्रतीक होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अत्याचार, अहंकार और उनकी क्रूर नीतियां। आज 31 मार्च को यह साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ गई है। भले ही उसके साथ 38-39 घटक दल हैं, लेकिन वे घटक दल सिर्फ संख्या दिखाने के लिए हैं। असली ताकत तो इंडिया गठबंधन के पास है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी अकेले पड़ गई है कि उसका साथ देने में उसके पार्टी के लोग ही हिचकिचा रहे हैं। उसकी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से, उनके चाल चरित्र चेहरे से नाराज हो गए हैं। ज्वालामुखी की ढेर पर बैठी है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव से पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह हो सकता है, बगावत हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी टूट सकती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और वह इंडिया गठबंधन जो कल का मतलब कि पिछले 2-3 महीनों से कमजोर लग रहा था और उसके बारे में धारणा मीडिया ने बनाया था कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है, वही इंडिया गठबंधन इतना शक्तिशाली हो गया है कि एनडीए पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कोशिश किया कि इंडिया गठबंधन को खत्म कर दिया जाए। इंडिया गठबंधन के घटक दलों को एनडीए गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। उसमें थोड़ी कामयाबी मिली भी उन्हें नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के रूप में, लेकिन उसके बावजूद इंडिया गठबंधन जिस तरह से एक शक्तिशाली मोर्चे के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहा है और उनके हार की आहट आने लगी है, उससे यही कुछ कहा जा सकता है कि आज 31 मार्च को फाइनल पता चल जाएगा कि मोदी की हार हो रही है और इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है, विपक्ष की जीत हो रही है, संविधान और लोकतंत्र और इस भारत देश की जीत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों से जितने गुनाह किए हैं, जितना एंटी इनकम्बेंसी है और जहां पर जिस मोड़ पर भारत को ला करके छोड़ दिए हैं, भारत को जिस तरह से खत्म कर दिए हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सीमाओं पर देखा जाए। चीन को देखिए, 1962 में जरूर हार हुई थी, लेकिन उस हार से बड़ी हार पिछले 2-3 सालों में हुई है, जब चीन भारत के तमाम हिस्सों को अपने दायरे में मिला लिया और अब अरुणाचल प्रदेश को कह रहा है चीन कि यह हमारा प्रदेश है, चीन की सीमा में है, हम अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करेंगे। ऐसे में मोदी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और चीन की खबरों को छिपा लिया जाता है। और जिस तरह से लद्दाख में सोनम ने भूख हड़ताल किया है, आंदोलन किया है और लद्दाख की धरती पर चीन की उपस्थिति
का पर्दाफाश किया है, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा पर भी फिसड्डी साबित हुए हैं और चीन से उनकी दोस्ती, चीन से उनकी दुश्मनी समझ में नहीं आती है कि दुश्मनी है या दोस्ती है। दोस्ती इसलिए कि चीन से बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है आज भी, जबकि चीन के ऐप को और चीन की तमाम चीज़ों को बायकॉट करने की बात हुई है, उसके बावजूद आज एक बड़े आयातक के रूप में चीन हाजिर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी नीतियां हैं, चाहे वो विदेश नीति हो, विदेश नीति के मामले में तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गए हैं। अमेरिका ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना की है, का अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उंगली उठाया है, कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने का मामला उठाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, उससे नरेंद्र मोदी सकपका गए हैं, परेशान हो गए हैं। अब देखना है दूसरे देश जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, तमाम ऐसे देश हैं जो भारत से खफा हैं, जो भारत की नीतियों से, प्रधानमंत्री की नीतियों से, प्रधानमंत्री के चुनाव आयोग से कुपित नजर आ रहे हैं और यह कह रहे हैं कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, यह सुनिश्चित किया जाए और हमारी कड़ी नजर है भारत के चुनाव पर और भारत में आसन्न संकटों पर, उन संकटों पर जो संकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्पन्न किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के ऐन वक्त न सिर्फ पार्टी में अकेले पड़ गए हैं, बल्कि जो विश्व गुरु का तमगा था वह तमगा भी छीन लिया है विश्व ने, और इन्हें कोई गुरु तो क्या, एक भारत का डिप्लोमेट होने से भी इनकार कर दिया। तमाम देशों की मीडिया हाउस जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परफॉर्मेंस पर, गवर्नेंस पर उंगली उठा रहे हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी आज बैक फुट पर आ गए हैं। भारत के अंदरूनी यानी विपक्ष के सामने भी बैक फुट पर हैं और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मामलों में भी बैक फुट पर आ गए हैं। 31 मार्च की रैली जो होने वाली है कुछ घंटों में, वह यह साबित कर देगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या तीसरी बार शपथ लेंगे, क्या 400 पार 370 पार जाएंगे, या फिर उन्हें जैसा कि वो बोल चुके हैं कि अगर हार होगी तो झोला उठाएंगे और चल देंगे। हमें तो लगता है कि झोला उठाने के दिन नजदीक आ रहे हैं और वह दिन होगा 4 जून, जब ईवीएम से परिणाम निकलेंगे और वह परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं होंगे, वह परिणाम इस देश के संविधान के पक्ष में होंगे, लोकतंत्र के पक्ष में होंगे, भारत के पक्ष में होंगे, इंडिया के पक्ष में होंगे, विपक्ष के पक्ष में होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना तानाशाही रुख अपनाया उससे वे बदनाम तो हुए ही, लेकिन उन्हें राजनीतिक फायदा, उन्हें चुनावी फायदा नहीं मिल सका है। चुनाव सिर पर आ गया और उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला। वर्षों पहले भी इतना बड़ा फैसला नहीं आया होगा। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का फैसला भी इतना बड़ा फैसला नहीं था, जो फैसला चुनावी चंदे का था, चुनावी चंदे के घपले का था। पूरी दुनिया को पता है और पूरी दुनिया चीख चीख करके कह रही है कि भारत में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और उस फ्रॉड को जन्म दिया है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री का पति प्रभाकर, जो अर्थशास्त्री है, वह भी चीख चीख करके कह रहा है कि भारत में इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा आर्थिक अपराध, इतना बड़ा घपला कभी नहीं हुआ है और
भारत का सबसे बड़ा घपला, इतिहास का सबसे बड़ा घपला यही है। और यही घपला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वाटरलू साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आरएसएस के एजेंडे को लागू करने का काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसित किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस देश के संविधान को तार तार करने की कोशिश किया है और संविधान को बदलने के लिए फरमान जारी करवाया है अपने कार्यालय से। इनके कार्यालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार विवेक देबोराय जब 15 अगस्त 1923 को मिंट अखबार में लेख लिखता है तो उस लेख में यही लिखा जाता है कि भारतीय संविधान को बदलना चाहिए और बदलना होगा। संविधान की प्रासंगिकता खत्म हो गई है, संविधान को अपडेट करना है और अपडेट करने के नाम पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह मनुस्मृति को संविधान बनाने की पहल चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से और इनके भगवा कट्टरपंथी साधु संतों और भगवा गैंग के लोगों की ओर से। हमने कई बार बताया है और आज भी बता रहे हैं कि हरिद्वार में जब धर्म संसद हुई थी तो उसमें भगवा संविधान मनुस्मृति को भगवा कपड़े में लपेट करके पेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी का नेता और सुप्रीम कोर्ट का वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस संविधान को भगवा संविधान को पेश किया था और कहा था कि जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यही संविधान लागू होगा, लेकिन उस धर्म संसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तथा कथित रूप से निर्मित संविधान भगवा संविधान के खिलाफ उसे बनाने वाले और उसे लागू करने की बात कहने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नहीं कहते हैं वह इनकी पार्टी के लोग और भगवा गैंग के लोग कह देते हैं। इनके भगवा गैंग के लोग ही हैं जिन्होंने कि पूरे देश के बड़े बड़े शहरों में, कस्बों में शपथ खाई है, कसम खाई है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बलिदान देना है, बलिदान लेना है, नरसंहार करना है। ऐसी बातें धर्म संसद में कही गई और दूसरे मंच पर कहा गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। संविधान बदलने की बात न सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय से उठती है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के सांसद जो कर्नाटक का अनंत हेगड़े है, उसने भी कहा था अगर 400 पार या 370 पार सीटें मिलती हैं तो हम संविधान को बदल देंगे, क्योंकि संविधान को बदलने के लिए 2/3 सीटें मिलना लोकसभा राज्यसभा में जरूरी है, 20 राज्यों में सरकार होना जरूरी है और इतनी शर्तें जैसे ही हम पूरी करेंगे हम एक झटके में संविधान को बदल देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी पार्टी और आरएसएस का एजेंडा खुल करके सामने आ गया है और इनके इस एजेंडे को देश स्वीकार करने वाला नहीं है। देश नहीं चाहता है कि संविधान बदला जाए, देश नहीं चाहता है कि धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को खाक कर दिया जाए, देश नहीं चाहता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ओबीसी, एससी, एसटी के 85% लोग नहीं चाहते हैं कि संविधान खत्म किया जाए। ओबीसी, एससी, एसटी के 85% लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने और वर्ण व्यवस्था फिर से लागू हो जाए, मनुस्मृति युग में हम फिर से चले जाएं और फिर से वही गुलामी, वही जहालत और वही वर्ण व्यवस्था का दंश हमें झेलना पड़े। तो प्रधानमंत्री की नीतियां, प्रधानमंत्री का जो आरएसएस का एजेंडा है और प्रधानमंत्री का जो अहंकार है और प्रधानमंत्री को जो विपक्ष को खत्म करने की नीयत है, इसका भंडाफोड़ अच्छी तरह से हो चुका है। और भंडाफोड़ होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले पड़ गए हैं, इनकी पार्टी के लोग भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी हो, वरुण गांधी हो, नितिन गडकरी हो, राजनाथ हो, ऐसे सैकड़ों नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं जो नरेंद्र मोदी का समर्थन नहीं करते हैं। जिन जिन नेताओं के साथ इन्होंने गलत सलूक किया है और उन्हें मंत्रिमंडल से निकाला है, उन्हें
पार्टी के अंदरूनी संगठन से निकाला है, संसदीय समिति से निकाला है, वे सब खफा हैं एक तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और सबसे ज्यादा खफा इस देश के 97 करोड़ मतदाता हैं जो कि ईवीएम का इंतजार कर रहे हैं। 19 जून से लेकर के 1 जून तक जो वोटिंग होने जा रही है उसका इंतजार कर रही है इस देश की जनता। 97 करोड़ मतदाता की अवसर आए हैं और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झोला उठाने के लिए मजबूर कर दें। कल सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि मेरठ में भी रैली होगी और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। जो रामायण के राम थे उनको टिकट दिया गया है, खुद तो विष्णु भगवान बन गए, विष्णु के अवतार बन गए, और राम का किरदार निभाने वाले को अरुण गोविल को टिकट दी गई है ताकि राम के नाम पर जीत लिया जाए। और उसी राम नाम की धुन लगाएंगे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में, जिस राम को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया था। कहा जाता है कि ईश्वर इंसान को बनाता है, ईश्वर इंसान के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे शख्स हैं जो राम की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ईश्वर के शरीर में प्राण डालते हैं। हालांकि हम इस प्राण प्रतिष्ठा को नहीं मानते हैं, ठुकराते हैं सिरे से इसे, क्योंकि यह सिर्फ अंधविश्वास और पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद क्या राम की मूर्तियां चलने फिरने लगी, बोलने लगी, मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगी, या ईश्वर की तरह व्यवहार करने लगी? अगर ईश्वर की तरह व्यवहार कर रही है तो सबसे पहले उन्हें भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक आसुरी शक्ति के रूप में इस भारत को तहस नहस कर रही है, इंडिया को तहस नहस कर रही है। तो सबसे पहले अगर रामलला के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो अपने धनुष बाण को उठाएं और त्रेता युग द्वापर युग में जो रावण था उससे बढ़ करके रावण जो खड़ा हो गया है मोदी के रूप में, जिसका कि आज 31 मार्च को दहन किया जाएगा विपक्ष की ओर से, तो विपक्ष दहन करे उसके पहले ही रामलला को खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उनके अंदर जान ताकत प्राण आ चुका है और वह आसुरी शक्तियों का संहार करें। आज की रैली में पटना की रैली और मुंबई की रैली से ज्यादा निहितार्थ निकलेंगे। आज की रैली का संदेश पूरे देश में जाएगा, क्योंकि यह दिल्ली में रैली हो रही है। आज की रैली हेडलाइन न बनने पाए इसके लिए भी मैनेजमेंट किया जाएगा नरेंद्र मोदी की ओर से, कि लोगों तक रामलीला मैदान की रैली की बात पहुंचे ही नहीं, इसके लिए कोशिश की जाएगी, लेकिन उस कोशिश में भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से मुंबई की रैली और पटना की रैली की कवरेज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त हिदायत दिया था मीडिया को, लेकिन उसके बावजूद घर घर तक पटना का संदेश, मुंबई का संदेश पहुंचा है। राहुल गांधी ने कल एक बात कही है और उसकी पूरे देश में चर्चा हो रही। सीबीआई ईडी आईटी का जो आतंक फैला हुआ है, उस सीबीआई ईडी आईटी के अधिकारियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि जन्म जन्मांतर तक याद रखोगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर इस देश को खत्म करने और इस देश के विपक्ष को खत्म करने, संविधान लोकतंत्र को खत्म करने का काम सीबीआई ईडी आईटी कर रहा है, उसकी खबर ली जाएगी। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर के नीचे की जमीन खिसकती जा रही है। सीबीआई ईडी आईटी के लोगों में भी आतंक मच गया है कि राहुल गांधी का बयान ऐसे समय पर आया है जब चुनाव सिर पर है और भारतीय जनता पार्टी की हार होने की आहट आ रही है।
ऐसे समय में राहुल गांधी का बयान मायने रखता है और सीबीआई, ईडी, आईटी को पर्सनल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर अब समीक्षा करनी होगी कि वह जो कुछ कर रहे हैं, जिसके इशारे पर कर रहे हैं, क्या ऐसा करना उचित होगा। बहरहाल आज की रैली यह साबित कर देगी कि इस देश में लोकतंत्र बचेगा, इस देश में संविधान बचेगा, इस देश की साझा संस्कृति बचेगी और आसुरी शक्तियों की हार होगी। राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह, भारतीय जनता पार्टी, भगवा गैंग और आरएसएस को आसुरी शक्तियां कहते हैं। आसुरी शक्तियां वही जो असुर यानी रावण और राम के बीच युद्ध हुआ था। आसुरी शक्तियां वही जो इस देश को तबाह करती रही है, वही आसुरी शक्तियां किसी न किसी रूप में, दृश्य अदृश्य किसी न किसी रूप में नरेंद्र मोदी के अंदर आ गई है और उन आसुरी शक्तियों को खत्म करने का समय आ गया है। राहुल गांधी जैसा एक कद्दावर नेता, जिसे पप्पू के नाम से नवाजते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वही राहुल गांधी पूरे भारत को नाप करके, पदयात्रा करके, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, लगभग 10-11 हजार किलोमीटर चल करके राहुल गांधी ने जिस तरह से नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया और जिस तरह से इस देश की जनता से रूबरू हो करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आसुरी शक्तियों की इच्छा शक्ति से, उनके भारत तोड़ो अभियान से अवगत किया है, उसके अच्छे परिणाम जरूर आएंगे और इस देश की जनता, खास करके 97 करोड़ मतदाता आज राहुल गांधी के एक एक शब्द पर मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें कि अपने चेहरे के आधार पर वोट मिलता था, जैसी मर्जी होती थी वैसे भाषण करते थे। आचार संहिता लागू होने के बावजूद आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चाहे वो पुलवामा का कांड हो, चाहे वो कर्नाटक में बजरंग बली का नारा देने का बात हो, और चाहे वह सोनिया गांधी और शशि थरूर की पत्नी को अपमानित करने के लिए हेट स्पीच देने की बात हो, हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या तो झूठ बोला है, या जुमले सुनाया है, या फिर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी है सोनिया गांधी को और शशि थरूर की पत्नी को। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसे कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? कांग्रेस की जर्सी गाय किसे कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? हिंदू मुस्लिम के बीच ध्रुवीकरण करने के लिए कपड़ों से पहचानने की बात, मुसलमानों को कपड़ों से पहचानने की बात किसने कही थी? किसने कहा था कि अगर होली में, अगर रमजान पर, अगर मुस्लिम त्योहारों पर बिजली आएगी तो होली पर भी बिजली आनी चाहिए? इस तरह की बातें किसने किया था? सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम किसने किया? यह सभी काम नरेंद्र मोदी ने किया है और इस देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। तो आज की रैली में अखिलेश भी आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं, शिबू सोरेन की हेमंत सोरेन की पत्नी जो कि जेल में है, हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी आ रही है, राहुल भी रहेंगे, खड़गे भी रहेंगे, उद्धव भी रहेंगे, शरद पवार भी रहेंगे, सुनीता केजरीवाल भी रहेंगी, सोनिया गांधी भी रहेंगी, महबूबा मुफ्ती भी रहेंगी। 28 घटक दलों के बड़े कद्दावर नेता मौजूद रहेंगे और ये लोग जो फैसला लेंगे आसुरी शक्तियों के खिलाफ, 97 करोड़ मतदाता उन्हें ही वोट देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।